तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है। यूनियन कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द ही हम सब केरल को उसके असली मलयालम नाम यानी केरलम से जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ नाम बदलने से कुछ बदल जाता है, और हमारे संविधान के मुताबिक ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? तो चलिए आज इसी फैसले को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के लिहाज से इसमें क्या क्या जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि ये खबर असल में है क्या, नाम बदलने की वजह क्या है, इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है, इतिहास में ऐसा कब कब हुआ है और इसका असल में असर क्या पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है 24 जून 2024 को। इस दिन केरल की विधानसभा ने बिना किसी विरोध के यानी सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की कि राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर केरलम कर दिया जाए। और अब ताज़ा खबर ये है कि यूनियन कैबिनेट ने इस पर अपनी हाँ कह दी है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि आखिर ये नाम बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसके पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह भाषा और संस्कृति से जुड़ी है। मलयालम भाषा में राज्य को शुरू से ही केरलम ही बोला जाता है। केरल नाम को अंग्रेजों के समय का एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन माना जाता है। तो ये सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और भाषाई जड़ों की तरफ वापस लौटना है। और मजे की बात तो यह है कि 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने भाषा के आधार पर इस राज्य को बनाया था, तब भी उसका आधार मलयालम भाषा ही थी। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि केरल की पहचान सिर्फ उसके नाम में नहीं है। वहाँ का अनोखा कल्चर, पूरे देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, वेस्टर्न घाट्स की शानदार बायोडाइवर्सिटी और दुनिया भर में मशहूर उसके बैकवाटर्स, जिन्हें वहाँ के लोग कयाल कहते हैं, ये सब केरल की असली पहचान है। अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर। हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है? किसी राज्य का नाम बदलने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस आखिर है क्या? तो ये जो पूरी ताकत है ना, वो मिलती है हमारे संविधान के आर्टिकल 3 से। ये आर्टिकल साफ साफ हमारी संसद यानी पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी मौजूदा राज्य का नाम, उसकी सीमा या उसका एरिया बदल सकती है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? स्टेप 1, राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पास करती है। स्टेप 2, वो बिल संसद में पेश होने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए जाता है। स्टेप 3, राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी राय जानने के लिए। और आखिर में उस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास करवाना होता है। यहाँ पर ना आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आर्टिकल 3, जैसा हमने अभी देखा, मौजूदा राज्यों में बदलाव के लिए है। मान लीजिए जैसे घर के अंदर ही किसी कमरे का नाम बदल दिया। जबकि आर्टिकल 2 किसी बाहरी इलाके को भारत में एक नए राज्य के तौर पर शामिल करने के लिए है, जैसे घर में कोई नया कमरा जोड़ना। और यहाँ आता है एक बहुत ही मजेदार और जरूरी पॉइंट। इतने बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती। इसे संसद में सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, यानी जितने भी सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से बस एक ज्यादा। पर एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल है। क्या इस पूरे प्रोसेस में राज्य की मर्जी, उसकी सहमति जरूरी नहीं है? क्या होगा अगर राज्य सरकार ना कह दे? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। संविधान के अनुसार संसद राज्य विधानसभा की राय मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उनकी राय जरूर मांगते हैं, ये प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन आखिरी फैसला पूरी तरह से संसद का होता है। इसीलिए तो कहते हैं इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अच्छा, तो क्या ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इतिहास में झांक कर देखते हैं। अरे याद कीजिए, इससे पहले भी कई राज्यों के नाम बदले जा चुके हैं। बॉम्बे मुंबई बन गया, मद्रास तमिलनाडु हो गया, और कुछ साल पहले ही उड़ीसा का नाम भी बदलकर उड़ीसा किया गया था। ये सारे बदलाव भी स्थानीय पहचान और संस्कृति को सम्मान देने के लिए ही हुए थे। ठीक है, नाम बदल गया, पर इसका असल में असर क्या पड़ता है? क्या यह सिर्फ एक सांकेतिक बदलाव है या इसके कुछ असली दुनिया में भी परिणाम होते हैं?
देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये सांस्कृतिक गौरव और ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक और प्रशासनिक बोझ भी पड़ता है। जरा सोचिए, हर सरकारी दस्तावेज, साइन बोर्ड, नक्शे, रिकॉर्ड्स, हर एक जगह नाम बदलना पड़ता है, जिसमें करोड़ों का खर्च आता है। और हाँ, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि केरल में होने वाले चुनावों से ठीक पहले इस फैसले की टाइमिंग एक सोची समझी चुनावी रणनीति भी हो सकती है, जिसका फायदा केंद्र और राज्य दोनों सरकारें लेना चाहेंगी। चलिए अब फटाफट से वो सारे पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जल्दी से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? पहली बात, आखिरी शक्ति संसद के पास है। दूसरी, ये आर्टिकल 3 के तहत होता है। तीसरी, राष्ट्रपति की पहले से सिफारिश जरूरी है। चौथी, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। पांचवी, राज्य की राय मानना जरूरी नहीं है। और हाँ, ये आखिरी पॉइंट बहुत जरूरी है। ऐसे बदलाव से संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में भी बदलाव होता है। पहली में राज्यों के नाम होते हैं और चौथी में राज्यसभा की सीटों का ब्यौरा होता है, तो वहां भी नाम अपडेट करना पड़ता है। और जाने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह नाम बदलने से किसी राज्य की पहचान सच में मजबूत होती है, या ये सिर्फ गवर्नेंस की असली चुनौतियों जैसे बेरोजगारी और विकास से ध्यान भटकाने का एक तरीका है? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और जानकारी काम की लगी तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही ज़रूरी टॉपिक्स पर साफ और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।